आज हम बात करेंगे ना लाइट के बारे में। तो लाइट बेसिकली जो हमारा वर्ल्ड है ना, उसमें जो पीवीआर मटेरियल हो जाएगा ना, फिजिकल बेस रेंडरिंग, तो उसमें मटेरियल का रिलेशन भी लाइट से कहीं ना कहीं है। तो अब हम जो भी देखते हैं उसका एक मटेरियल है, उस मटेरियल पे जो लाइट पड़ रही है उससे उसका कुछ अलग लुक एंड फील दिखता है। जैसे एग्जांपल के लिए पानी हो गया, ग्लास हो गया, ये इन्वायरमेंट बेस्ड होते हैं। क्रोम हो गया, उस पर लाइट पड़ेगी वो अलग चीज़ है, मगर और अदर जो एरिया है उस एरिया पे अगर लाइट नहीं पड़ेगा तो वो ब्लैक दिखेगा। तो वो जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता, जिस पॉट में डालोगे जैसा उसका कलर रहेगा वैसे ही वो दिखने वाला है ना। तो बेसिकली जो रियल वर्ल्ड में होता है उसी तरीके का हमको 3D वर्ल्ड में भी यहाँ खुद से क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़ता है। तो जो एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे रेंडर है, अगर आप देखोगे ना, तो जो भी हम रेंडर निकालते हैं वो रेंडर हम निकालते हैं सॉफ्टवेयर पे, या तो हार्डवेयर पे, या तो अर्नोल्ड पे। तो सॉफ्टवेयर पे जो भी निकलता है ये ट्रेडिशनल है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब एफ जी जी आई फाइनल गेदर और ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो होता है। फाइनल गेदर मतलब जो भी लाइट पड़ता है और जिससे फोटॉन्स निकल के जो बाउंस हो रहे हैं, जैसे आपके सामने प्रोजेक्टर आ रहा है, प्रोजेक्टर का लाइट कुछ ना कुछ ऊपर भी जा रहा होगा, ऊपर से बाउंस होके आ रहा होगा, है ना। ऐसे ही मेरे सामने ये स्क्रीन है, उसका आ रहा है, यहाँ पे कुछ लाइट पड़ रहा है, उसका कुछ पार्टिकल मेरे ऊपर आ रहा है बाउंस होके, जो अपने को दिखता नहीं है। कभी कभी दिखता है वो, जब ऐसे देखो रेज जैसा दिख रहा है ना, जैसे सन का भी रेज दिखता है ना कहीं कहीं घर से, अगर कहीं से आ रहा है सन का इन्फॉर्मेशन, तो वो सब पार्टिकल को लेके अर्नोल्ड बनाया गया है कि जो आपका एफ है वो जो फिजिकल वर्ल्ड में रिएक्ट करता है, जो आपके रियल वर्ल्ड में काम करता है, सेम वैसा ही रिएक्शन उसका भी हो। तो इसमें चीज़ें बहुत आसान है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए अपने इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने प्रिंसिपल्स कुछ बनाए हुए हैं, जो जिसको 3 पॉइंट लाइट बोला जाता है। 3 पॉइंट लाइट बेसिकली क्या है, की फिल रिंग। की क्या होता है, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने ये सॉफ्टवेयर पर रखा हुआ है। अब लाइट आपको यहाँ पे मिलेगा रेंडरिंग वाले टैब में, यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं और यहाँ पे आपको अर्नोल्ड का लाइट मिलेगा। ये ठीक, ऐसा नहीं है कि आप इन लाइट को अर्नोल्ड में नहीं यूज़ कर सकते हो, सबके अंदर अर्नोल्ड का भी सेटिंग है। जब आप पर्टिकुलर अर्नोल्ड पे काम कर रहे हो तो ट्राई करो कि इन्हीं में से यूज़ किए जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, अब यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट वाला जो लाइट है ना, ये एम्बियंट लाइट, इसमें मैं कुछ टेक्सचर डालूँ तो फिर पता चलेगा एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो इसमें मैं लैम्बर्ट डाल देता हूँ। लैम्बर्ट का कलर हम कुछ हेलो। हेलो। बहुत गोरा टाइप का हो गया, तो ऐसा जैसा करेक्टर रहता है ना वैसा कुछ कर लेते हैं। ऐसा मान लो ये एक करेक्टर है, तो ये लाइट क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर में ही सिर्फ काम करेगा। कुछ लाइट्स ऐसे हैं जो अर्नोल्ड के साथ काम करेंगी, जैसे ये है, ये है। पॉइंट लाइट का मेरे को पता नहीं, ये है फर्स्ट वाला लाइट, एम्बियंट लाइट। इसको आप जैसे ही क्रिएट करोगे ये आ गया। हर लाइट का कुछ खास होता है, जैसे उसका इंटेंसिटी, उसका कलर, शेडो, है ना। तो यहाँ पे ये एम्बियंट लाइट है, जब इसका आप रेंडर देखेंगे, ये सॉफ्टवेयर रेंडर होने वाला है। तो सबसे पहले तो रेंडर करने से पहले हमको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि आपका साइज़ और क्वालिटी क्या होना चाहिए, और रेंडर का कैमरा क्या होगा। जो आपने बनाया टेक्सचर किया उसको आप रेंडर करने वाले हो तो किस कैमरा एंगल से करना है आपको सीक्वेंस रेंडर, और साइज क्या लेना है। तो कॉमन हमेशा यहाँ ऊपर से देखो, सबसे ऊपर है रेंडर लेयर। तो रेंडर लेयर में लिखा हुआ मास्टर लेयर, क्योंकि हमने अभी कुछ लेयर वहाँ पे क्रिएट नहीं किया, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। फिर उसके बाद है रेंडरर यूजिंग, मतलब जो आप रेंडर यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर है, अर्नोल्ड है, हार्डवेयर है, या अदर कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। फिर उसके बाद कॉमन है। कॉमन में आपको ये बताता है कि आपका फाइल कहाँ है, डी के अंदर,
माया के अंदर ये यहाँ पे एक इमेज जाने वाला है जिसका नाम रहेगा इमेज गन करके है, एक फोल्डर है जो हमने बनाया था, उसके अंदर प्रोजेक्ट सेट है ये। तो डी के अंदर ये सब जाने वाला है और फाइल का नाम अनटाइटल रहेगा जो कि यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, अगर आप अपना फाइल का नाम दिया आपने तो यहाँ पे वो फाइल का नाम भी आएगा। उसके बाद इमेज का साइज़ बता रहा है 960x540। ठीक, फिर इंचेस पे है पिक्सल सेट 72 जो रिजोल्यूशन होता है फोटोशॉप में भी आपको पता होगा। फिर उसके नीचे आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइल नेम प्रीफिक्स है जो स्टूडियो में यूज़ किया जाता है। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो देखो ये बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप्स का मतलब क्या है यहाँ कि यहाँ पे पहले आपका जो रेंडर होकर फाइल आने वाला है उसका नाम कैसे होना चाहिए। इंसर्ट सीन नेम मतलब आपका जो सीन का नाम होगा, फिर उसके बाद वो फाइल का टाइप वगैरह लिखेगा। ठीक, या तो इंसर्ट लेयर नेम, अगर आपने जो लेयर डाला हुआ रेंडर लेयर अभी उसके बारे में बताता हूँ, तो वो लेयर नेम पहले आए, फिर उसके बाद सीन का आए, फिर आपका फाइल का नाम आए, इस तरीके से कुछ। या तो आप ऐसा करना चाहते हैं जो आपने कैमरे का नाम रखा हुआ है, जैसे शॉट नंबर 2 रखा है कैमरे का नाम, तो पहले शॉट नंबर 2 लिख के आए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके सीन का नाम आए, इस तरीके से इंसर्ट करना, मतलब आप नाम देना चाहते हैं। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ पे जो भी सेट करेंगे, ये जनरली हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करते, ये स्टूडियो वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपका जो रेंडर हो के इमेज निकलेगा उस इमेज का नाम कैसा होना चाहिए वो हम यहाँ पे फिक्स करते हैं कि मेरे को पहले कैमरा का नाम चाहिए, फिर सीन का नाम चाहिए, फिर मेरे इमेज का फाइल का नाम चाहिए। या तो मेरे को पहले सीन का नाम चाहिए, फिर मेरे को फाइल का नाम चाहिए, फिर एक्सटेंशन हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट करते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे इंसर्ट पास ग्रुप नेम, फिर रेंडर लेयर, रेंडर पास, फाइल ग्रुप, तो जैसे इंसर्ट पास ग्रुप नेम मतलब आपने जो रेंडर पास सेट किया है उसका अगर ग्रुप बनाया तो पहले उसका नाम लिखेगा, फिर रेंडर लेयर का नाम लिखेगा, ऐसे ही करके पूरा एक पैटर्न में वो रखेगा। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जब आप न्यू को वगैरह पे कॉम्प करते हैं ना, तो उस समय एक भी डॉट इधर उधर होगा ना तो वो फ्लो नहीं लेता। अब प्रोडक्शन में काम करने का एक तरीका है, वो हर चीज़ ऑप्टिमाइज़ करके रखते हैं। जैसे एक सीन मैंने बनाया, मतलब मान लो मैं एक टीवी सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो एक एक मास्टर कॉम्प बन जाता है एक एक इमेज को लेके। अब वो फ्लो सेट हो जाएगा, कलर वलर सीसी वीसी करके सब रेडी रहेगा, वो अप्रूव इमेज रहता है, उसी को फॉलो सब करते हैं। तो वो जो फ्लो रहेगा वो फ्लो सब कॉपी कॉपी करके जितने भी कॉम्प आर्टिस्ट रहेंगे वो सबको मिल जाता है। वो लोग वहाँ से वो मास्टर कॉम्प उठाते हैं फ्लो और उसी में सिर्फ रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब अक्लूजन मक्लूजन कर दिया, कलर में कलर कर दिया, डिफ्यूज है, ब्यूटी जो भी है, फिर जो भी मैट वेट, मैट को थोड़ा सा इंडिविजुअल ट्रीट करना पड़ता है। तो यहाँ से आप वो सेट करते हैं, तो इसको मैं अभी जैसा है वैसे ही छोड़ता हूँ। उसके बाद ये है इम्पॉर्टेंट, इमेज का फॉर्मेट। अभी यहाँ पे मल्टीपल इमेज है, यहाँ पे AVI भी है आपके पास, आप चाहो तो वीडियो रेंडर निकाल सकते हो। और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है OpenEXR, जो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हम अर्नोल्ड में नहीं है, अर्नोल्ड पे दिखेगा वो। फिर JPG है, माया इफ है, टिफ है, PSD है, और भी बहुत कुछ है, टारगा है। तो टारगा जो है अगर आप सॉफ्टवेयर पर रेंडर कर रहे हैं तो मेरा पर्सनली सजेशन है कि टारगा में करें। होता क्या है कि हर एक फॉर्मेट का एक वो होता है, डेटा रखने का एक लिमिट होता है। EXR का क्वालिटी है, EXR एक सियोन करके एक फॉर्मेट होता है। ये दो फॉर्मेट ऐसे है ना जिसमें आप बहुत सारे लेयर को उसके अंदर एक ही इमेज के अंदर रख सकते हो, मल्टी पास को भी रख सकते हो, और उसमें जो डेटा रहता है वो डेटा होता है ना कि एक फॉर्मेट होता है। जैसे JPG क्या है, वो पिक्सल लॉक हो गया ना, जितना पिक्सल एक बार आपने रेंडर कर दिया वो लॉक हो गया। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें डेटा है। जो DSLR यूज़ किया होगा उसको पता होगा एक रॉ फॉर्मेट होता है DSLR में, उस इमेज से आप हज़ारों बार प्रिंट आउट निकालोगे सेम आउटपुट रहेगा। उसमें जब उस फॉर्मेट में फ़ोटो कैप्चर किया जाता है तो उस समय लाइट वाइट का यूज़ नहीं किया जाता है। फ्लैश लाइट वाइट कोई जो भी अच्छा फोटोग्राफर होता है ना वो रॉ फॉर्मेट में ही खींचता है, और उस समय वो फ्लैश लाइट का यूज़ नहीं करता है। जो नेचुरल ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं
वो लोग वो नेचुरल लाइट जो रहता है उसके साथ ही कैप्चर करते हैं, और उसमें जैसे ही आप फोटोशॉप में लेके आओगे वो जो डार्क डार्क दिखता रहेगा ना, उसका एक्सपोजर बढ़ाओगे तो ब्राइट हो जाता है वो। जैसे यहाँ पे भी हम रेंडर करते हैं तो एक्सपोजर है ना इसमें, तो वो है एक फॉर्मेट। और आप यहाँ से पीएचडी वगैरह भी निकाल सकते हैं, और बहुत सारे फॉर्मेट है जिनके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, कुछ का पता है जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे जेपीजी जिप हो गया, पीएनजी हो गया, माया ई45 है, पीएचडी हो गया, और भी बहुत सारा है, पता नहीं कौन कौन सा है। ठीक, तो इसको आप सेट करेंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको डेटा ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आपको टारगा रखना चाहिए, अगर आप ऐसे टेस्ट रेंडर वेंडर कर रहे हैं तो जेपीजी रखना चाहिए। आप टारगा में ट्रांसपेरेंसी के साथ आता है, इफ़ में, टिफ में, इन सब में ट्रांसपेरेंसी मिलेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि सब कुछ एक ही लेयर पर रेंडर नहीं होता माया में, मैक्स में सब एक ही लेयर पर रेंडर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बीजी अलग रेंडर करते हैं, करेक्टर अलग रेंडर करते हैं, इंटरेक्टिव कोई प्रॉप है तो उसको अलग रेंडर करेंगे, सबको बाद में हम मिला देते हैं, न्यूक में, आफ्टर इफेक्ट में, फोटोशॉप में, कहीं पे भी मिलाओ। उससे क्या रहता है कि हमारे पास उसका कंट्रोल रहेगा। आप पीछे के बैकग्राउंड का कलर अलग चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड का अलग चेंज कर सकते हैं, प्रॉप है उसको अलग से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब ये जो है नेक्स्ट है फ्रेम एनिमेशन एक्सटेंशन। अब यहाँ पे फिर से एक्सटेंशन आ रहा है। एक्सटेंशन मतलब जो आपके फाइल के लास्ट में लिखने वाला है ना, मतलब ये एक्सटेंशन, जैसे अभी हमने जेपीजी सेट किया ना, तो हर फाइल के, हर इमेज के आगे लिख के आएगा डॉट जेपीजी, है ना, अगर पीएनजी है तो डॉट पीएनजी। तो ये है एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को आप कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट करेंगे। आपने सिंगल फ्रेम रेंडर करना है तो सिंगल रखो, अगर आपको बहुत सारा इमेज रेंडर करना है तो आप किस तरीके से उसका एक्सटेंशन चाहते हैं। पहले नाम आएगा, जब भी सेलेक्ट करके रखा हूँ ना मैं, तो नेम, ये आपका नेम डॉट EXT, ये भी सिंगल फ्रेम है, मतलब नाम लिख के आएगा। जैसे मेरा इसका नाम क्या है, अनटाइटल, फिर उसके बाद वो डॉट लगाएगा, फिर उसके बाद एक्सटेंशन मतलब जेपीजी, मतलब ये जो देखो ऐसे लिख के आने वाला है, अनटाइटल डॉट जेपीजी, ये इमेज का नाम लिख के आएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो अभी ये सब बदल गया, बदल गया ना। अब लिख के आ रहा है क्या, नेम डॉट 001 डॉट जेपीजी, मतलब यहाँ पे क्या है, नेम डॉट हैज़ डॉट एक्सटेंशन मतलब EXT, मतलब नाम लिखेगा फाइल का, फिर अंडरस्कोर लगाएगा। माया में जब भी आप रेंडर करें या फाइल सेव करें, डैश नहीं लगाते ना कॉमा लगाते हैं, हमेशा अंडरस्कोर लगाना है, ठीक है। तो किसी भी अभी सेव करो तो अगर नाम लिख रहे हो, जैसे उस नाम के आगे कुछ और भी लिखना है तो अंडरस्कोर लगाना है। तो ये क्या लिखेगा, नाम लिख देगा आपका फाइल का, फिर अंदर वो डॉट लगाएगा। फिर जो हैज़ है ना, हैज़ का मतलब है डिजिट, 001 002 003 004, तो वो डिजिट लिखेगा, फिर डॉट EXT मतलब एक्सटेंशन। आपका एक्सटेंशन क्या रहेगा, जेपीजी, पीएनजी, टीपीएफ जो भी है वो रहेगा। उसके नीचे है नेम एक्सटेंशन फिर हैज़। अभी देखो फिर बदल गया, अब क्या हो गया, नाम लिखा है, फिर डॉट, फिर जेपीजी, फिर डॉट हैज़, मतलब अब क्या हो गया, नाम फिर डॉट फिर एक्सटेंशन फिर हैज़। हैज़ का मतलब 001 002 मतलब डिजिट जो भी होगा। तो अभी 4 डिजिट आ रहा, तो सेम ऐसे ही सब में अलग अलग कुछ है, कभी ये हैज़ इधर रहे, कभी देखो इसमें डॉट है नहीं, सिर्फ इसमें एक्सटेंशन नहीं आएगा, तो आपका सिर्फ नाम फिर 001 जो भी है डिजिट। फिर इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं कॉमन, वो ये होता है जो प्रोडक्शन हाउस में भी यूज़ होता है, नेम अंडरस्कोर हैज़ डॉट EXT। ये फॉर्मेट अगर आप वीडियो इंपोर्ट नहीं हो रहा माया में तो आप इस फॉर्मेट से रेंडर निकालेंगे तो आप उस पूरे वीडियो सीक्वेंस को आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अगर आपका VFX का भी कोई एक शॉट है जिसको आप माया में फुटेज लाना चाहते हैं और अगर नहीं आ रहा है अभी, तो अपने पास ऑप्शन आ गया कि वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए नहीं आ रहा तो आपको जो, अरे वो किसी भी थर्ड पार्टी रेंडर से अगर रेंडर निकालें, जैसे आफ्टर इफेक्ट हो गया, न्यूक हो गया, कहीं से भी, तो आपका अगर इस तरीके का नाम होगा ऐसा, मतलब आपके फाइल का नाम होगा, अंडरस्कोर डिजिट होगा, डॉट एक्सटेंशन होगा, तो यहाँ पे आप जैसे ही इमेज इंपोर्ट करेंगे नीचे आता है यूज इमेज सीक्वेंस, ऑन करेंगे पूरा वीडियो प्ले होगा आपके टाइमलाइन पे, ठीक, और कहीं कहीं पे वीडियो भी आ जाता है।
अब ये 1 2 3 4 जो आ रहा वो इस वजह से आता है फ्रेम पैडलिंग। फ्रेम पैडलिंग क्या होता है कि आपका जो इमेज होगा 100 करना है तो आप उसको 3 भी रख सकते हो, 10 करना है तो 2 भी रख सकते हो। तो ये 4 डिफ़ॉल्ट रहता है, आप घटा बढ़ा सकते हो। तो 0001 002 ऐसे करके 4 डिजिट का पूरा काउंट वो रेंडर करने वाला है प्रॉपर नाइमिंग के साथ। हर इमेज को वो लिखेगा, जैसे फर्स्ट को लिखेगा 0001 मतलब 4 डिजिट, फिर दूसरे को लिखेगा 0002, ऐसे करके 3 4 5 6 हर सब के आगे। अब जब 10 हो जाएगा तो 10 के बाद डबल हो गया तो 0010 0011। जब वो 100 हो जाएगा तो 0, फिर 100, फिर 0, 100 के आगे जब 4 डिजिट में जाएगा मतलब 1000 इमेज का वो प्रॉपर नेमिंग करने वाला है। ठीक है, मतलब सीरियल से करेगा 1 2 3 करके। उसके बाद है स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम। तो जो जितना फ्रेम आपको ये टाइमलाइन में रेंडर चाहिए तो आप वहाँ पे फिक्स करोगे कि फर्स्ट फ्रेम से रेंडर करना है या एक ही फ्रेम रेंडर करना है। बाई फ्रेम 1 by 1 ही होना चाहिए, इसको अभी कुछ नहीं करना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका कैमरा कौन सा रेंडर होना है। आप मल्टीपल कैमरा भी रेंडर कर सकते हैं, आप एक साथ 10 कैमरा लगा दो, 20 50 जितना लगाना लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जब आप कैमरा सीन में लगा यहाँ पे डालेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक कैमरा डालता हूँ, क्रिएट के अंदर कैमरा मिलता है तो कैमरे में जाते हैं, जैसे एक कैमरा डाल दिया, अभी ये कैमरा आ गया है ना। मैं चाहता हूँ और भी कैमरा ऐड करना, तो देखो ये भी आ गया। इसको मैं फिर से और बढ़ाऊँगा तो इसमें और आ गया। तो ऐसे जितना कैमरा आप चाहिए यहाँ पर लाते जाइए और सब एक ही बार में रेंडर हो जाएगा। नहीं चाहिए यहाँ ये डिलीट का बटन प्रेस करें, हटा दें। अभी ये कैमरा में फिक्स है, लोड तो पड़ेगा है ना, पर एक टाइम पे नहीं करता है रेंडर ना। जैसे एक कैमरे को करेगा फिर वो स्विच करेगा, या फिर एक एक करेगा, इस कैमरे को किया फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर अगला फ्रेम, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके स्विच होता रहेगा। तो यहाँ पे आप कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट में आपको कौन सा चाहिए, यहाँ पे आपको 4K तक का है सेट। ठीक है, ये 4K स्क्वायर सेट है। और उसके बाद आप कस्टम भी लेके अपने खुद का प्रीसेट डाल सकते हैं। 1K 2K 3K 4K तक दिया हुआ है, और भी बहुत सारे प्रीसेट्स हैं यहाँ पे। आप यूज़ करना चाहें तो बेस्ट है, नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए ये है। आपको पता अगर है कि मेरे को यही साइज़ चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट आप हम और यूज करते हैं तो ये 2 हाफ HD फुल HD 1080p 720p। ठीक, तो आप इसको लेंगे तो 1280x720 पिक्सल्स का ये रहेगा। रेजोल्यूशन 17 है, इसको अभी कुछ नहीं छेड़ना है। अगर आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि क्वालिटी कभी कस्टम नहीं रहेगा। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे ऑन नहीं है, तो इसको प्रोडक्शन क्वालिटी करके रखो। और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा ग्लॉसी ग्लॉसी वाला फील चाहिए तो आपको रिट्रेस ऑन करना रहेगा। मोशन ब्लर भी आप यहाँ रेंडर कर सकते हो, पर कभी करना मत। एक चीज़ ध्यान रखो, किसी भी सीन में जब रेंडर हो रहा है, चाहे आफ्टर इफेक्ट हो चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, जहाँ मोशन ब्लर आ जाता है ना, तुम्हारा सीधे मशीन का डबल एफर्ट हो जाता है। तो मोशन ब्लर डालने के लिए इसीलिए थर्ड पार्टी का जो प्लगइन आता है RSMB करके, रियल टाइम मोशन ब्लर करके है, न्यूक में और भी ऑप्शन है। तो उसके एक पासेस भी निकाले जाते हैं, वेक्टर पास निकाला जाता है, जिसके थ्रू उसको लिंक करके एकदम, जब वो तेज होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ ब्लर आ जाएगा, वो स्लो होगा तो ऑटोमेटिक वो स्लो ब्लर कम हो जाएगा, ऐसा रहता है वो। तो इसको ऑन करना पड़ेगा आपको अगर आपको इसमें रिफ्लेक्शन वगैरह चाहिए तो। ये था थोड़ा कुछ बेसिक सेटिंग, तो हमने ये कुछ सेटिंग किया है। अभी चलते हैं आगे, इसको भी ऑन ही कर लेते हैं। ये सब अर्नोल्ड में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 2 चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या करेगा, अभी इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे पास कैमरा है, तो मेरा कैमरा भी यहाँ कहीं पे होगा। मैं अभी हूँ पर्सपेक्टिव में, तो मैं पर्सपेक्टिव रेंडर करने जा रहा हूँ। इसमें देखोगे ना ये सब कुछ फ्लैट कर देता है। इसमें डेप्थ दिख रहा है ना, शैडो दिख रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब शैडो चलो ऑन कर लेते हैं, चलो एग्जांपल के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, वो रेंडर कर रहा है ना। तो यहाँ पे जाएंगे, ऑटो रीजन रेंडर ऑन करके रखा है मैंने ऑप्शन के अंदर। तो जब भी आप ड्रैग करोगे उसको रेंडर करेगा।
तो ये शैडो आ रहा अभी, पर फिर भी ये बहुत फ्लैट फ्लैट लगता है। इसको फिल का यूज़ करते हैं फिल लाइट बनाने के लिए। तो अभी मैं बात करता हूँ, ये एम्बियंट लाइट है, अभी इसको साइड में रखो, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये डायरेक्शनल लाइट है। ये ऐसा लाइट है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ हो चाहे कहीं हो इस दुनिया में, ये समझ लो सूरज देवता टाइप का है हिसाब किताब। ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, जिधर इसका फेस होगा यहाँ पे जाओ, लाइटिंग के अंदर यूज़ सेलेक्टेड लाइट करो, और इसी के नीचे ना शैडो ऑन करके रखो। तो जहाँ पे भी इसका डायरेक्शन जा रहा है ऐसा, अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखूँगा तो भी ऐसे ही शैडो आने वाला है। अगर लाइट को आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले शैडो को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको लाइट समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे बहुत दूर ऑब्जेक्ट हो, मतलब व्यू पोर्ट में कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसमें सेम इंटेंसिटी के साथ ये लाइट पड़ने वाला है ऐसे ही। हाँ, तो कभी भी जब आप ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो कि लगे कि नहीं सन टाइप वाला फील चाहिए, क्योंकि हमेशा किसी न किसी सीन में जब आप लाइट करोगे तो की लाइट तो रहेगा ही। की लाइट मतलब सन, है ना। तो सन बनाने के लिए मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा ये है, पर ये डिपेंड करता है कि आपका मशीन किस तरीके का है, और आपको पता है कि ये करेक्टर यहाँ से ज़्यादा जाता ही नहीं कहीं, तो ये लाइट नहीं लगाऊंगा। क्योंकि अभी इसका रेंडर टाइम ये सबको कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पे भी रेज आ रहा है, यहाँ पे भी जो हमको नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा ऐसा रेज गिर रहा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पे रहने वाला, कहीं जाने वाला नहीं है, तो मैं उसके जगह पे कुछ दूसरा लाइट भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे स्पॉट लाइट यूज़ कर सकता हूँ। स्पॉट लाइट का एक एरिया होता है ना, उसके बाहर उसका लाइट नहीं होता, तो रेंडर टाइम कम करेगा। तभी इसको देखो रेंडर करो। ये क्या था? वही मैं बोलूँ कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में ना डिफ़ॉल्ट ये जनरेट करता है। अगर यही चीज़ आप मार्लॉन्ड में करोगे तो इसका एक्सपोजर इंटेंसिटी वगैरह सब मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले की लाइट सेट करते हैं हम, 1/3 रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के। अब यहाँ पे ये जो शेडो है ना, ये शार्प नहीं होना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऑप्शन है, उसमें एंगल वेंगल करके है, अर्नोल्ड में बाद में देखेंगे वो। तो आपका जो टेक्सचर है ना, इसके ऊपर 1K का रखा है, 2K का, 1024 में रखता हूँ, मतलब 1K का। तो वो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये शैडो को अभी हम ब्लर करने जा रहे हैं, तो फिल्टर साइज़ को मैं भी 5 के अराउंड रखता हूँ। थोड़ा सा और इसको ब्लर करते हैं, तो इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी ब्लर दिख रहा होगा। तो अभी इसका कलर यहाँ से, अभी देखो लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टी है। मेन जो लाइट है आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, सारा लाइट आपको यहाँ दिखेगा। उसके बाद है कलर, तो मैं की को कर देता हूँ रेड, खतरनाक वाला। फिर उसके बाद इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी मतलब ओवरऑल कितना लाइट इस पर किस वैल्यू के साथ उस पर पड़ने वाला है, इंटेंसिटी। उसके बाद है इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट। इल्यूमिनेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि ये जब भी आप लाइट क्रिएट करोगे तो जितना भी सीन में लाइट मतलब ऑब्जेक्ट होगा सब पे लाइट पड़ने वाला है। तो मैं अगर इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं अपना कैमरा फिर से रेंडर करता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है पर वो दिख नहीं रहा। क्यों? ये अल्फ़ा है, यहाँ पे देखोगे ना, ये कलर पास है, ये अल्फ़ा है उसका। तो अल्फ़ा में तो दिख रहा है, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, पर इस पे नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि इस लाइट का यहाँ से लिंक ब्रेक कर सकते हैं हम। ठीक, जैसे ही ऑन करोगे ये ओवरऑल पूरे सीन पे लिंक हो गया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो मेरे पास राइट्स है कि मैं उस लाइट को बता सकता हूँ कि आप इस पे पढ़ोगे और इस पे पढ़ोगे, मतलब मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है तो मैं उससे उसको लिंक कर सकता हूँ बेसिकली, कि उस लाइट का इन्फॉर्मेशन किस किस ऑब्जेक्ट पे आएगा। ठीक, तो उसके बाद है एमिट, स्पेकुलर और डिफ्यूज़। अगर आप चाहते हो कि उससे डिफ्यूज़ ना आए, डिफ्यूज़ मतलब कलर का इन्फॉर्मेशन नहीं
आना चाहिए, तो आप इसको टेक्सचर ऑफ कर सकते हो कुल मिला के ऐसा, तो ग्रे ही रेंडर करेगा वो, टेक्सचर नहीं करेगा। फिर स्पेकुलर अगर उसमें कुछ साइन जैसा है तो आप उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो कि आपको नहीं चाहिए या चाहिए, तो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। हम्म, वो अभी इतना समझो, अभी लिंकिंग यहाँ पे है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो लिंक करने का आता है लाइट एंड साइडिंग में ना, देखो मेक लाइट लिंक, ब्रेक लाइट लिंक, यहाँ पे कनेक्शन करने का भी आता है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शनल लाइट हमने लगाया, ये इससे हेड जो है ना इससे लिंक है। अगर यहाँ से भी मैं चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ इसको ऑन ऑफ किए बगैर, ठीक। तो वो अभी बाद में देखेंगे, उसका अलग हिसाब किताब है। तो उसके नीचे आ जाता है आपका शैडो। अगर आप यहाँ पे इसको अर्नोल्ड के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके पास है अर्नोल्ड का टैब। तो ये ऊपर जो हमने किया ताम झाम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे यहीं पे हम जो करेंगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शैडो ब्लर करने के लिए ये एंगल है, शैडो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए सैंपल है। सैंपल जहाँ पे भी होगा वो समझ लो उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाला है, मगर उसका कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, रेंडर टाइम इंक्रीज़ होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था। तो ये की लाइट अभी मैं बहुत रफ रफ बताया हूँ, अभी आगे हम देखेंगे। तो ये की लाइट हमारा हो गया। अब फिल लाइट कहाँ होना चाहिए, ये की लाइट हो गया। अब फिल लाइट होना चाहिए जहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक पार्ट देख रहे हो ना, इसके ऊपर, क्योंकि इतने भी डार्क में हम लोग बैठे हैं, सब कुछ हमारा ब्लैक कुछ भी नहीं है, सब जगह पे पता चल रहा है कि ये ऐसा चीज़ है या फिर टेक्सचर है जो भी है, ठीक। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। दो चीज़ ध्यान रखना है, कलर भी चेंज करना है और उसका इंटेंसिटी भी कम करना है, साथ में इसका शैडो नहीं रहेगा। इसको ब्लू करते हैं, इंटेंसिटी को मैं इससे कम कर देता हूँ, 0.7 के अराउंड रखता हूँ, और शैडो नहीं चाहिए। थोड़ा सा और पोजीशन देखते हैं, इस लाइट को कहीं पे रखो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से कीप इमेज करके रख सकते हो आप, ताकि कंपैरिजन कर पाएँ कि जो पिछला हमारा रेंडर हुआ था वो भी स्टोर करके वो रख लेगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से की आ रहा है, ये लाइट फिल आ रहा है। अब रिम किधर आना चाहिए, हमारा की हो गया, ये हमारा की फिल दोनों मिल के हो गया। तो रिम किधर आएगा, यहाँ पे हमेशा की के अपोजिट रिम रहता है। जैसे ये की यहाँ से आ रहा ना, तो अब इधर आना चाहिए रिम। रिम करता क्या है, आपके और आपके बैकग्राउंड के बीच कितना डिस्टेंस है उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो सेम इसका ही अपन कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल डी, और ये जाएगा और पीछे ऐसा कुछ, और इसका शैडो आपके ऊपर है, आप ऑन रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते हो, ठीक। इसका शैडो ऑन करके रखते हैं, यहाँ पे एकदम लाइन बनना चाहिए। अब वो लाइन बनाने के लिए कहाँ पोजीशन रखना है, देखो यहाँ पे हल्का सा आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। इसका इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा अभी शार्प रख रहा हूँ ताकि पता चले उसका इन्फॉर्मेशन। अभी फिर से रेंडर करेंगे, कीप करो इमेज को, समझ में आया ना, ये है आपका रिम। अब एक ये बेसिक पूरा सेटअप हो गया है। अब थोड़ा सा इसको इन्हेंस करने के लिए हम टॉप भी लगाते हैं, बाउंस भी लगाते हैं। टॉप मतलब अगर कैमरा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही होगी, तो यहाँ के लिए एक टॉप लाइट होता है जो हेयर की डिटेल को दिखाता है। स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाया किसी ने, नहीं खिंचाया आप लोगों ने, खिंचाया ना। तो 3-4 लाइट ऐसे रहता है ना ऊपर हेयर के पास भी वो लोग लगाते हैं, ताकि वो हेयर के बीच में जब ऐसा लाइट जाएगा ना तो डेप्थ दिखता है आपका, कि बाल में साइन भी आएगा और पता चलेगा कितना डेंस है। क्या हुआ, नींद आ रही है, सो जाओ। का है फेस का, उधर जाकर आराम से सो जाओ। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप मतलब अपने रेसिपी को जो भी आपने बनाया, गंदा भी बनाया तो उसको अच्छा दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट
चीज़ है लाइटिंग। लाइटर अगर सही है तो कहीं उजाला कर सकता है, और लाइटर ख़राब है तो कितना भी अच्छा आप टेक्सचर कर लो, जो एनिमेशन कर लो, सब मूवी चौपट कर सकता है वो। तो आगे आते हैं, तो ये दो चीज़ें हैं। की फिल रिम लगाया हमने, अब मैं एक कीकर लगाने जा रहा हूँ। कीकर क्या करता है, इसी को ना पुश करेगा। अभी देखोगे ना तो आपको लगेगा यहाँ से लाइट आ रही है, मेन मतलब डिफाइन नहीं हो रहा कि मेरा की यही वाला है। हाँ, तो उसके लिए एक और लाइट लगाएंगे हम। इसका शैडो ऑफ होना चाहिए। कंट्रोल डी करता हूँ मैं, ई, इसको रोटेट करके लाता हूँ इधर। या तो ऐसा कर सकते हो ना, ये जो फर्स्ट वाला अपना की है ना, की को ही कॉपी कर लो, कंट्रोल डी, और इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाओ ऐसे। शैडो ऑफ करेंगे इसका, ठीक। और अब मेरा टोटल क्या हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे, तो इसको मैं ज़्यादा रखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 1.5 कर देता हूँ। अब देखो इसको, अब लग रहा है ना कि इधर से लाइट आ रहा। थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हो आप। तो जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे है ना, जो लॉजिक काम कर रहा है, वो लॉजिक ये है कि आपका लाइट ऐसे ट्रेवल होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, तो वॉल्यूम क्रिएट होगा। जैसे अपन 2D ड्रॉ करते हैं, है ना, उसमें क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं, ताकि वो, अगर स्पेयर मैंने ऐसा ड्रॉ किया तो मैं उसमें ग्रेडियंट डालने के लिए क्या करूँगा, इधर से शैडो बनाऊँगा, इधर से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट शैडो ड्रॉ कर दूँगा, तो क्या होगा, वो वॉल्यूम आएगा। सेम ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, आप उसको लाइट के थ्रू करते हो कि इधर से लाइट आएगा ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, तो एक आवरण तैयार होता है, मतलब एक वॉल्यूम तैयार होता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट इतना उठा हुआ है, इतना डेप्थ है। अभी देख के आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, ये नीचे का एरिया, ये ऊपर का एरिया है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो ये लाइट से ही आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो ये 4 लाइट है, की, फिल, रिम और कीकर। कीकर कीकर ऑप्शनल होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे सीन में उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा काम चल रहा है, तो बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा अच्छा करना है, जैसे हमने अभी S2S में किया, तो उसमें मैंने जो समझाया वो लोग समझ गए, पर जो मैंने समझाया वो लोग कुछ कुछ समय तक किए, फिर उसके बाद सब लाइटर बन गए। अब ये एक ही सीन का लाइट उठा उठा के डिसाइड भी हमने वैसे ही किया था कि एक ही सीन का बनाएंगे, उसको सब कॉपी करना है। अब कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि मैं, जैसे ये मेरा ये है ना, इसको मैं अब क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बना के एक्सपोर्ट करके रख सकता हूँ, किसी भी सीन में डालूंगा तो ऐसे लाइट हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। पर आपको डायरेक्शन तो देखना पड़ेगा ना, कि इस सीन में यहाँ से आ रहा लाइट, अब कैमरा यहाँ चेंज हो जाएगा तो क्या की चेंज हो जाएगा क्या, इस लाइट तो फिर भी यहीं से आएगी, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लो ऐसा रिग बना लेता हूँ, एक मान लो ऐसा मैंने बना लिया, ये एक्सपोर्ट करके मैं रख लेता हूँ। अब मैं दूसरे सीन में लेके आया और कैमरा चेंज है, मान लो कैमरा अब ऐसा है, तो ऐसा है तो लाइट तो उधर ही से आ रहा ना, तो इसको अपने क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कि इसको मैं, मेरे को पता है रिम इधर ही बनने वाला है, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ वो लोग फिर छोड़ दिए, बस डालो रेंडर मारो, डालो रेंडर मारो, तो इस तरीके से करके पूरा सब खेल बर्बाद कर दिए। तो मतलब कुछ जगह जहाँ मैनुअली हुआ तो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा था, बाकी जगह पे तो, अब वो डायरेक्शनल लाइट कर रही था तो उजाला तो वैसे ही हो जाता है। अर्नोल्ड में, अर्नोल्ड में एक स्काई डोम लगा दिया, खेल ख़त्म। जैसे इसमें एम्बियंट लाइट है, अगर एम्बियंट लाइट को आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, टॉप बाउंस ये सब नहीं लगाने की ज़रूरत है, तो आप क्या करो, इसको मान लो ये हमने बनाया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मेरे को ये टॉप बाउंस वाउंस नहीं लगाना, तो आप इसके जगह पे इसको लगा सकते हो,
इसका कलर चेंज कर देते हैं। अभी वही बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुको। फ्लैट करता ही है वो सब अंधेर नगरी चौपट राजा कर देता है। देखो सब डेप्थ तो का पूरा एकदम जान ही मार दिया इसने। पर एक चीज़ का अच्छा कर देता है कि सब ब्राइट कर देता है वो। तो इसको आप, हाँ इसको आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे इसका इंटेंसिटी 2-3 के अराउंड रखोगे तो वो कहीं पे आपका डार्क भी नहीं रहेगा और प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी आएगा आपके की फिल रिम का भी। तो अभी ये देखो, ये जो था अब ये है। अब इसका यूज़ जनरली ऐसे ही किया जाता है। वैसे तो इसको बहुत लोग इग्नोर करके ही रखते हैं, जो सही लाइटिंग करते हैं ना वो लोग एम्बिएंट लाइट से, स्काई डोम से, अर्नोल्ड का स्काई डोम, हाँ सॉफ्टवेयर का ये एम्बिएंट लाइट, ये दोनों को एकदम साइड में रखते हैं, इसके तरफ देखते भी नहीं। क्योंकि लाइट से डेप्थ क्रिएट होना है ना, अब ये डेप्थ का दुश्मन है। तो जब आप सीन जिसके लिए बना रहे हो वही चीज़ नहीं आएगा आपके सीन में, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसको इग्नोर करके रखना चाहिए। फिर भी अगर कहीं निपटाने वाला काम करना है कि यार सामने वाला इतना समझता नहीं है चलेगा, तो चल जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे कितना सुंदर सीन लग रहा है, ये देखना, देख रहा मतलब पूरा प्रॉपर रिम की, जब लाइट जब प्रॉपर होता है ना तो ऐसा दिखता है सीन आपका।